गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एस के शाह और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के शाह में आप सभी को पुनः स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बिहार लेखपाल वैकेंसी जो 2024 है, ठीक ना। उसका जो सिलेबस में आती है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, उस पर मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ। और इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और मेरे द्वारा एमसीक्यू क्वेश्चंस या जो भी लेखपाल से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसका नोट्स भी मेरे पास अवेलेबल है। और ये नोट्स जो लेना चाहेंगे वो मेरा जो फ़ोन नंबर है वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं जो 9155250697 है, ये नंबर है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मैं चलता हूँ। कहता है देखिए, आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार आय का मतलब क्या है। कहता है केवल वेतन, केवल व्यावसायिक आय, सभी प्रकार की आय, केवल पूंजी लाभ। तो इसमें सभी प्रकार की आय होगा। एक्सप्लेनेशन में भी है, देखिए कहता है आयकर अधिनियम 1961 के तहत आय का मतलब है सभी प्रकार की आय जो किसी व्यक्ति को विभिन्न स्रोत से प्राप्त होती है जैसे वेतन, व्यापार से आय, संपत्ति से आय, पूंजी लाभ आदि। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आपको क्वेश्चन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके। मैं आगे आप बढ़ने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिर कहता है आयकर की दरें किसे निर्धारित करती है। ठीक है, तो इनमें से कहता है प्रधानमंत्री, संसद, वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक। इसका आंसर होगा आपको संसद के द्वारा होता है, बी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आंसर में कहता है स्पष्टीकरण में आयकर की दरें संसद द्वारा बजट के दौरान निर्धारित की जाती है जिसमें वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट क्या करेंगे, वित्त मंत्रालय रखेंगे। नहीं, हमेशा याद रखेंगे आयकर की दर संसद में पेश होती है और वित्त मंत्री के द्वारा उसको अनाउंस की जाती है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तीसरा नंबर एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के आय पर आयकर लागू होता है। कहता अस्थायी आय, केवल सरकारी आय, केवल व्यापारिक आय, सभी प्रकार की आय। तो सभी प्रकार की आयों पे आयकर उस पर टैक्स मतलब कि कलेक्ट करती है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपको डी आंसर होगा। अब एक्सप्लेनेशन में हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कहता है, आयकर अधिनियम 1961 के तहत किसी भी व्यक्ति की आय, चाहे वह वेतन हो, व्यापार से हो, संपत्ति से हो या अन्य किसी स्रोत से हो, उस पर आयकर लागू होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चंस नंबर 4 की ओर मैं चलता हूँ। अब देखेंगे यहाँ क्या कहता है, आयकर में स्रोत से आय का क्या मतलब है। यहाँ पे आंसर होगा, कहता आय का मुख्य स्थान, आय का प्रकार, आय का स्रोत। इसका आंसर होगा सी, आय का स्रोत। देखेंगे एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, स्रोत से आय, आय का मतलब है वह स्थान या स्रोत जहाँ से व्यक्तियों को आय प्राप्त होती है, जैसे कि वेतन, व्यवसाय, संपत्ति या पूंजी लाभ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्रोत का मतलब होती है जहाँ से कोई भी करदाता, जो कोई भी एसएससी अपने आय को प्राप्ति करती है, जहाँ से आय इकट्ठा करती है, उसको सोर्स यानी कि अर्थात स्रोत बोला जाता है। ठीक है, जैसे कोई वेतन से प्राप्त करती है, कोई डिविडेंड से प्राप्त करती है अपने, कोई इंटरेस्ट इनकम प्राप्त करती है, कोई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से प्राप्त करते हैं। इन सभी को सोर्स ऑफ आय बोला जाता है। ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कहता व्यक्तिगत करदाता के लिए न्यूनतम कर योग्य आय कितनी होती है। ये तो बहुत ही आसान है। कोई इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स होती है 2.5 लाख रुपया तक माफ़ होती है। इसका ए आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 क्या कहता है, मैं 6 की ओर चलूँगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आयकर के लिए योग्य नहीं है। एक कंपनी, एक विदेशी नागरिक, एक चैरिटेबल ट्रस्ट, एक भारतीय नागरिक। तो हमेशा याद रखेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट पे आयकर नहीं लागू होता, इस पर टैक्स नहीं देनी पड़ती है क्योंकि ये आयकर से एग्जम्प्ट आती है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। देखेंगे स्पष्टीकरण में कहता है चैरिटेबल ट्रस्ट को आयकर से कुछ छूट मिलती है, लेकिन यह आयकर की जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त नहीं होता है। हालांकि यह धार्मिक या सामाजिक कार्यों के लिए छूट प्राप्त कर सकता है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी।
अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मैं उस पर भी चलूँगा। देखिए, एक करदाता का आधार क्या होता है? वित्तीय स्थिति, अस्थायी पता, आधार कार्ड संख्या, आय का स्रोत। तो देखिए कहता है एक करदाता का आधार क्या होता है, तो आधार कार्ड संख्या होती है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। तो देखिए कहता है आधार कार्ड संख्या एक व्यक्ति के आयकर रिटर्न दाखिल करने और अन्य कर कार्यों के लिए अनिवार्य होती है। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मैं अब बढ़ रहा हूँ। देखेंगे क्या कहता है 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा इसको मैं ये नहीं कर पाया। तो देखिए कहता है एक व्यक्ति का कौन सा आयकर स्लैब लागू होता है? उसकी जाति, उसकी आय की मात्रा, उसका निवास स्थान, उसकी धार्मिक स्थिति। तो उसकी आय की मात्रा, हमेशा याद रखें कोई भी व्यक्ति का आय का निर्धारण उसकी आय की मात्रा पर निर्भर करेंगे। उसका धर्म क्या है, उसका निवास क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। कहते हैं आयकर स्लैब व्यक्तियों की ओर आय के आधार पर निर्धारित होती है। अधिक आय पर उच्च दर से आयकर लिया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता हूँ। ठीक है, देखिए कहते हैं एक व्यक्ति की नेट आय का क्या मतलब है? कुल आय, कुल आयों में से कटौती। तो कुल आयों में से कटौती, आंसर नंबर ये हो जाएंगे आपको बी। ठीक है, कहता है नेट आय का मतलब है कुल आय में से वैधानिक कटौती और अन्य खर्चों की कटौती के बाद बची हुई आय। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति की आयकर रिटर्न कितने वर्षों तक दाखिल की जा सकती है? तो ये हमेशा याद रखेंगे एक व्यक्ति के लिए होती है 6 वर्षों तक। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे 6 कौन सा है? सी है, 6 इसका आंसर होंगे। मैं आगे बढ़ूँगा अब। देखकर एक व्यक्ति को आमतौर पर 6 वर्षों के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति होती है, लेकिन आयकर अधिनियम कुछ विशेष मामलों में इसे बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में मैं चलता हूँ। आयकर रिटर्न को किस फॉर्म में भरा जाता है? ITR 1, 3, 5 इनमें से सभी होगा, क्योंकि आपको ITR 1 होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाती है। ठीक है, और सभी का अपना अपना मतलब है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी आंसर होंगे। आगे मैं बढ़ रहा हूँ। हाउस प्रॉपर्टी से आय का क्या मतलब है? जब हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी से आय का इनकम माना जाता है। कि कदा जमीन की बिक्री से लाभ, किसी संपत्ति से प्राप्त किराया, कृषि भूमि, अन्य संपत्ति से। तो कहता है किसी संपत्ति से प्राप्त किराया, अगर कोई संपत्ति से प्राप्त करते हो किराया तो आयकर के दायरे में आएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी बातें। कहता किस तरह के लाभ को पूंजी लाभ कहा जाता है? रियल एस्टेट में निवेश से प्राप्त लाभ, सरकारी बॉन्डों से लाभ, व्यापारिक लाभ, वेतन से लाभ। तो सरकारी बॉन्डों से लाभ ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, व्यापारी की व्यापारिक लाभ में जाएगा, वेतन ये सैलरी में जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट होगा, यानी कि रियल एस्टेट इसका आंसर नंबर। ठीक ना, रियल एस्टेट होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर इसका ए होगा। कहते एक व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर कितनी छूट मिलती है? तो हमेशा याद रखिए ATC के अकॉर्डिंग ये छूट मिलती है, जो मैक्सिमम लिमिटेशन होती है 25,000 रुपया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आयकर अधिनियम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 तक की छूट मिल सकती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह 50,000 तक हो सकती है। ठीक है, कहते स्वचालित कर कटौती TDS का क्या मतलब है? TDS का क्या मतलब है वो देखेंगे। कहता करदाता से स्वतः कर लिया जाता है। करदाता द्वारा सरकार को भुगतान किया जाना, कर अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है, कर की कटौती फर्म से की जाती है, करदाता से स्वतः कर लिया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको डी होगा। ठीक है, इसका ए होगा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या होती है? 31 जुलाई होती है। ये सभी को शायद पहले से भी पता होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 31 जुलाई देखेंगे, यानी कि बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ें। एडवांस टैक्स क्या होता है? भविष्य में आयकर की अग्रिम भुगतान। ये सही है, इसका आंसर ए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कर योग्य आय का क्या मतलब है? कुल आय, कुल आय में से छूट की राशि, कुल आय में से वैधानिक कटौती। यहाँ पे सी आंसर होंगे। ठीक है, कहता कौन सा आयकर अधिनियम 1961 में उल्लेखित है? भारतीय आयकर अधिनियम, ये सही होगा।
आई होप कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ सभी को सभी समझ में आ गया होगा। और मैं ये एक बार और पुनः कहता हूँ कि मेरे द्वारा जो बिहार लेखपाल का जो वैकेंसी आई है उसका जो नोट्स है, मैं उसका नोट्स का प्रोवाइड करता हूँ। अभी आप लोगों को काफ़ी डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट आप लोग को दिया जाएगा। ये आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फुल्ली सिलेबस और फुल कॉन्सेप्ट के साथ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप लोग इच्छुक हैं तो आप मेरे यूट्यूब के माध्यम से आप मेरा नोट्स परचेज कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, मैं एक बार मोबाइल नंबर अपना बता दे रहा हूँ, 9155250697 है। मैं एक बार अपने यूट्यूब पे अपना मोबाइल नंबर भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप सभी को पता चल सके कि ये मेरा मोबाइल नंबर कितना है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ मेरा अपना मोबाइल नंबर, ताकि आप सभी को पता चल सकेगा। तो देखेंगे इस तरह से आज की क्लासेज मेरा एंड हो रही है और आप सभी मेरे क्लास को वॉच करेंगे। ओके, बाय।